तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं आखिरकार यूपीएससी की जर्नी में किन-किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। मैडम इंटरव्यू देकर रहे हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। मैडम बहुत-बहुत स्वागत है आपका। क्या आपका नाम है और कौन-सा अटेम्प्ट है मैडम? मेरा नाम दिव्या डागोर है जी। और मेरा अटेम्प्ट ये 9वां अटेम्प्ट था। जी। मैंने ये 5वीं बार मेंस क्लियर किया है अच्छा। और ये पहली बार मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला है। अच्छा। जी। माध्यम क्या रहा मैडम? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम। जी। कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं? जबलपुर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से, जबलपुर से। ऑप्शनल मैडम? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक। आज का इंटरव्यू कैसा रहा और कहाँ से ज़्यादातर सवाल रहे आपके? इंटरव्यू अच्छा रहा और काफ़ी अच्छे से कंफर्टेबल करके स्टूडेंट से सवाल पूछे जाते हैं और मेरा पूरा इंटरव्यू इकोनॉमिक्स में मिक्स था। मतलब इकोनॉमिक्स प्लस कोई भी और सब या तो इकोनॉमिक्स एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड क्लाइमेट चेंज। सो इट वाज माय हॉबी आल्सो विद इकोनॉमिक्स। तो पूरा इकोनॉमिक्स और अदर टॉपिक से मिक्स करके पूछा गया था। अच्छा। मैडम मॉक इंटरव्यू दिए होंगे, मॉक इंटरव्यू से और इसमें कितना अंतर देखने को मिला? काफी अंतर है। मॉक इंटरव्यू में हमारे डेप्थ से ही ज्यादा सवाल आते हैं। जी। और जैसे इंटरलिंकेजेस कम होते हैं मॉक इंटरव्यू में। काफी सारे, तो यहाँ पे इंटरलिंकेजेस ही ज्यादा से ज्यादा थे कि हर टॉपिक में आप एक टॉपिक ना पूछ के दो टॉपिक या मिक्स करके पूछा जा रहा था। सबसे पहला यही सवाल है मैडम मेरा कि 9 अटेम्प्ट आपने दिए, डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा, कैसे अपने आप को मोटिवेट किया और कैसे इतना लंबा सफ़र, आपकी रणनीति क्या रही पढ़ने के बाद? पहले स्टार्टिंग के अटेम्प्ट में जब नहीं होता था, जब पहले प्री निकला, पहले अटेम्प्ट से प्री निकलना शुरू हो गया था। प्री निकला, पहले 3-4 अटेम्प्ट लगातार निकला। बट उसके बाद जब यूपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ सीसेट का, तब मेरा प्री नहीं निकल रहा था। तो वो बहुत ही डिमोटिवेशन वाला फेज था। पर वही है कि हार नहीं माननी होती है, दोबारा कोशिश करते रहना होता है। और मैं साथ साथ किसी मतलब और भी तरह से इकोनॉमिक तरीके से अपने आप को सर्वाइव कर, मतलब कोचिंग में और जो थोड़ा बहुत काम हम करके, तो ऐसे मतलब वो था। वो सर्वाइवल इशू नहीं था। तो वो सस्टेनेबिलिटी थी। और तो ऐसे धीरे धीरे करके फिर बीच में मेरा एक और परीक्षा में हुआ था जिसमें मैंने ज्वाइन नहीं किया था। जी। प्री के लिए क्या आपके बुक्स मटेरियल आपने यूज किया, क्या रणनीति रही है प्री के लिए खासकर? प्री के लिए स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं जो आजकल सभी बच्चों को पता होती है। रणनीति बस यही होती है कि उसे बार बार पढ़ो, या फिर अगर उससे एक बार आपने अच्छे नोट्स बना लिए तो उसे बार बार पढ़ो और करेंट पढ़ो। मतलब रिविजन, री रिविजन मोस्ट इम्पोर्टेंट वही है। और क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज लगाओ जितना हो सकता है। सीसैट के लिए तो प्रैक्टिस इज मस्ट, एंड पेपर 1 के लिए भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते रहो, बस प्रैक्टिस से। और री रिवाइज और एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब कि कई बारी जो प्री के जो पेपर बनाते हैं, जो कोचिंग में बनते हैं, वो अच्छे होते हैं, लेकिन कई बारी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछ डालते हैं। तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, उसको उसका आंसर पढ़ लो और उसके मतलब जो इम्प्लीकेशंस जो वो गाइड करते, जो अलग अलग पॉइंट्स पे पहुंचते हैं। एक क्वेश्चन में 4 चीजें मिल सकती हैं हमें, तो वो 4 चीजें याद कर लो रादर देन कि नहीं बना वो सोचने से। पीवाईक्यू का कितना रोल है और कब से आपने इसको लगाया था? पीवाईक्यू का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने इतने पेपर्स खुद ही दे रखे थे, तो पीवाईक्यू मतलब उन्हीं को वापस दोबारा हर बार पेपर के पहले पढ़ लिया करती थी। मॉक जो टेस्ट होते हैं और पीवाईक्यू, इनमें बेहतर तरीके से बात करें, किसको ज्यादा महत्व देना चाहिए? दोनों को ही, मतलब पीवाईक्यू का जनरली लोग कहते हैं ज्यादा महत्व देना चाहिए जी। पर जैसे पीवाईक्यू लिमिटेड है और उनका आंसर हमें लगभग सबका हम देख ही लेते हैं 1 से 2 बार अटेम्प्ट होने के बाद। तो इसीलिए मॉक का भी महत्व होता है, क्योंकि मॉक में एक एक्स फैक्टर होता है कि आपको कुछ नया चैलेंजेस मिलता है उसमें। तो इसीलिए अनएक्सपेक्टेड पेपर को देखने का और सॉल्व करने का मौका मिलता है। अच्छा, एनसीईआरटी को पढ़ा था आपने कि छोड़ा? और बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है, एनसीईआरटी को छोड़ें या पढ़ें, तो क्या कहना चाहेंगे? मतलब इस स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, ये सबको अपनी जर्नी खुद डिसाइड करनी होती है। बट एनसीईआरटी मैंने सिर्फ ज्योग्राफी की अच्छे से पढ़ी थी, बाकी मैंने नहीं पढ़ी थी। ज्योग्राफी पढ़ा? बस ज्योग्राफी। अच्छा, जो शुरुआती दौर से तैयारी करना चाहता है, उनके लिए क्या क्या विशेष ध्यान देना चाहिए? शुरुआती दौर से क्या क्या करना चाहिए? मतलब प्रिपरेशन में सबसे पहले तो बेसिक बुक्स उठाइए। अपना
हम लॉन्ग टर्म टारगेट पे फोकस करते हैं, शॉर्ट जी। टर्म टारगेट पे फोकस करिए जी। इनिशियल फेज में, जी, जी। छोटे छोटे अचीवमेंट करिए जी, जी। और डेली टाइम टेबल पे फोकस रखिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेली टाइम टेबल और कंसिस्टेंसी होगी तो एक साल में आपका रिफ्लेक्ट होने लग जाती है चीजें। अच्छा, आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी आपने? आंसर राइटिंग हुँ, तो स्टार्ट कर देनी चाहिए जी। अगर आप पहली बार प्री लिख रहे हैं और कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं जी, तो जी। उसके जो प्री के प्रिपरेशन के पहले वाला फेज होता है जो दिसंबर हुँ, जनवरी हुँ। इसी फेज में आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर लेना मैडम चाहिए। तैयारी जब होती है, करते हैं सिलेबस को, पूरा कवर नहीं हो पाता, बहुत सारे बच्चों को बोलते हैं, लिखें तो क्या लिखें? आंसर राइटिंग जो है वो तो शुरुआती दौर से कर देना चाहिए। लेकिन कैसे करें? क्या नहीं, एकदम शुरुआती दौर से मैं जी, नहीं रिकमेंड करती आंसर राइटिंग करना। जी। आंसर राइटिंग धीरे-धीरे करना चाहिए और ऐसे नहीं कि पूरा सिलेबस एक बार पढ़ लिया फिर कर रहे हैं। एक-एक हुँ, टॉपिक पढ़िए उसी को लिखने की कोशिश करिए। अच्छा, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो धीरे-धीरे आप अगर छोटा-छोटा लिखना शुरू करेंगे, पहले आप बहुत खराब लिखेंगे। एक हाँ, ही टॉपिक पढ़ेंगे उसी को लिखेंगे। हुँ, पर धीरे-धीरे वो इम्प्रूवमेंट होता जाता है। अच्छा। तो नोट्स मेकिंग की बात करें तो नोट्स मेकिंग कैसे किया और कैसे अट्रैक्टिव उसको और शॉर्ट जो लास्ट में मेंस देना है, तो उसके लिए कैसे हम शॉर्ट बनाएँ कि उसको रिवाइज़ कर पाएँ, क्या होना चाहिए? फ्लो चार्ट, डायग्राम यूज़ करके नोट्स हाँ, 2 तरह के होते हैं। जी, एक आप डिटेल्ड बनाते हैं, एक आप मेंस के जस्ट पहले वाला बनाते हैं। जो मेंस के जस्ट पहले वाला बनाते हैं, हुँ, उसमें वही कि जो करंट को ध्यान रखते हैं और स्टैटिक को ध्यान रखते हुए डेटा, हुँ, स्कीम्स, एग्जांपल्स, फ्लो हुँ, चार्ट बना के एक ही टॉपिक को एक पेज में कवर करते हुए ऐसे आगे बढ़ते जाना चाहिए। अच्छा, अच्छा। तो मैडम 2025 में एग्ज़ाम जो देने वाले हैं प्री, उनके लिए अभी से क्या कर देना चाहिए? हुँ, हाँ, 25 वालों के लिए क्या करना 25 वालों के लिए तो हाँ, उन्हें मतलब पता ही होता है ये फेज होता है उनका हुँ, दिसंबर जनवरी वाला फेज होता है मेंस वाला उसके बाद से जैसे फरवरी मार्च पास आता जाता है अभी हुँ, प्री के लिए लग जाना चाहिए इस समय। हाँ, हाँ, अगर आप प्री के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हैं हाँ, तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए अपना ऑप्शनल भी साथ साथ पढ़िए प्री के साथ साथ और सी सेट को बिल्कुल भी आप हुँ, लाइटली मत लीजिए। मैंने खुद इतनी बार सी सेट में मैं फेल हुई हूँ तो हुँ। मैं यही एडवाइस देना चाहूंगी कि सी सेट की प्रैक्टिस भी पहले से करते रहिए। अच्छा प्रैक्टिस के लिए सीसेट के लिए क्या करना चाहिए? कौन-कौन सी बुक्स को या पीवाईक्यू क्या कर आपने यूज़ किया है इसके लिए? सी सेट के लिए तो पीवाईक्यू हुँ, प्लस हुँ, बुक्स एज सच नहीं यूज की थी मैंने बट हुँ, टेक गाइडेंस फ्रॉम लाइक एनी इंस्टीट्यूट इफ यू आर रियली नॉट गुड इन सी सेट हुँ। तो किसी का गाइडेंस लेकर उनके मटेरियल से प्रैक्टिस करना ज्यादा हेल्प करता है फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा जैसे आपने बात की कोचिंग की, तो कोचिंग कितना ज़रूरी हो जाता है स्टूडेंट के लिए? आपने कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी करके भी पार किया जा सकता है? कोचिंग मैंने जीएस के लिए नहीं ली थी। हुँ, वो मेरे मैंने सिर्फ ऑप्शनल के लिए ली थी कोचिंग हुँ, और थोड़ा टेस्ट सीरीज वगैरह जब मेंस के लिए ली थी। हुँ, तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ऐसा कोई ज़रूरी रूल नहीं है कि कोचिंग लेंगे तो ही निकलेगा या नहीं लेंगे हुँ, तो निकल ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। पर इंडिविजुअल इंसान की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। आप पहले से कितने तैयार हैं, आपके हुँ। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से आपने कितनी कैपेबिलिटी अर्न की है, उस पर डिपेंड करेगा। क्या मैसेज रहेगा सभी एस्पिरेंट के लिए, क्या बोलना चाहेंगी? क्या आपकी तरफ से क्या रहेगा? अ, बस हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहिए, लगे रहिए, हो जाएगा। ठीक है मैडम, ऑल द बेस्ट।